शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मैकैब के चैप्टर 10 का अगला टॉपिक उसमें है जो स्टेनलेस स्टील के डेंचर बेसिस हैं और ऑर्थोडोंटिक वायर्स हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम डेंचर बेस, अगर आप इसको अपर डेंचर आप तस्वर कर लें तो जो बीच का जहाँ जहाँ पेरिटल पार्ट है ये हम मेटल का बनाते हैं और उसमें फिर एक्रेलिक के टीथ और जो पिंक मटेरियल जो फ्लेंजेस हैं वो एक्रेलिक के हो जाते हैं और बीच में जो बेस है वो स्टेनलेस स्टील का हो जाता है। ख़ास स्टील ग्रेड में आता है 18/8 का मतलब है कि इसमें 18% जो है वो क्रोमियम है और 8% जो है इसमें निकल है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील की जो एलाई है ये काफ़ी मजबूत होती है। तो आप इसको बड़े थिन सेक्शन में, पतले सेक्शन 0.2 mm में भी आप ये बेस बना सकते हैं। अगर हम ये एक्रेलिक का बनाएंगे तो हमने इसकी थिकनेस जो है कम से कम 2.5 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर रखनी होगी। तो जब पेशेंट, इसका फ़ायदा क्या है डेंचर बेस का, स्टेनलेस स्टील का हम डेंचर बेस क्यों बनाते हैं? वो हम इसलिए बनाते हैं कि आपको पता है कि मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो नॉन मेटल से ज़्यादा होती है। तो रेजन से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। फ़ायदा इसका ये है कि जो ही इसका डेंचर आप मरीज़ के मुंह में लगाएंगे और मरीज़ गर्म और ठंडा खाएगा तो डायरेक्ट जो है ये डेंचर, मेटालिक डेंचर बेस जो है वो उसके पैलेट को जल्दी से हीट ट्रांसफ़र करेगा, उसको हॉट एंड कोल्ड का एहसास बड़ी जल्दी होगा। तो ऐसा ना हो कि अगर ये डेंचर एक्रेलिक का डेंचर हो तो अगर वो गर्म कॉफ़ी पिएगा तो पैलेट को तो इतनी जल्दी हीट रेजन में से पास नहीं होती, तो बंदा जो बहुत ही गर्म काफ़ी पी के जो है अपने एसोफेगस को और स्टमक में को जला सकता है। तो उससे बेहतर ये है कि जो हाइब्रिड डेंचर बनाया जाए, ऐसा डेंचर बनाया जाए कि उसका बेस जो है वो मेटल का हो और टीथ जो हैं और फ्लैंजेस जो हैं वो उसके एक्रेलिक के हों। तो ऐसे डेंचर को हम हाइब्रिड डेंचर कहते हैं जिसमें बेस जो है एक मटेरियल का हो और टीथ जो है वो दूसरे मटेरियल के हों। तो इसे हम हाइब्रिड डेंचर कहते हैं। फ़ायदा इसका यही है कि पेशेंट को गर्म और ठंडे का एहसास होगा और वो फूड को एंजॉय भी कर सकेगा और फूड के हॉट एंड कोल्ड के जो डिलीटीरियस इफ़ेक्ट्स हैं उनसे भी अपने आप को बचाएगा। तरीका इसका ये होता है कि एक शीट लेते हैं और उसको प्रेशर के ज़रिए मॉडल पे अडाप्ट करते हैं और उसके बाद जो है उसके साथ ये रेज़न वाला हिस्सा लगाया जाता है। तो पहले जो है हम बेस वाला हिस्सा बनाएंगे, मेटल वाला हिस्सा बनाएंगे बाय प्रेशर एप्लीकेशन, जो हमने पढ़ा था कि इसको स्वेजिंग कहते हैं, कि आप या तो न्यूमेटिक प्रेशर के ज़रिए या हाइड्रोलिक प्रेशर के ज़रिए बेस को एडॉप्ट करते हैं अगेंस्ट दी मॉडल और फिर जो है इसके साथ जो टीथ वाला हिस्सा बनाया जाता है। ये लेबॉर्ट्री वर्क है लेकिन इसका थोड़ा सा हमने पिछले इसमें लेक्चर में जिक्र किया भी था कि स्वेजिंग क्या होती है। ये दरअसल मेलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है मेटल्स एंड अलॉयज़ की, उसको हम बरूकार लाते हैं और इसे हम ये लेक्चर बनाते हैं। और इसके बाद जो है स्टेनलेस स्टील का और इस्तेमाल हमारे डेंटिस्ट्री में जो है वो ऑर्थोडोंटिक वायर्स का है। ऑर्थोडोंटिक वायर जो है वो हम स्टेनलेस स्टील के बनाते हैं और इसके ज़रिए हम दांतों को मूवमेंट देते हैं। एक ऐसा मरीज़ कि जिसके दांत अपने नॉर्मल पोजीशन पे ना हो या उसमें क्राउडिंग हो या उसमें स्पेसिंग हो, तो उन दोनों सूरतों में हम दांतों को नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास पहले से तैयार वायर्स आती हैं। ये वायर्स राउंड भी हो सकती हैं, अगर हम उसके थिकनेस को देखें तो ये वाइड भी राउंड भी हो सकती है और ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम इनको, इसका ख़ास फंक्शन है कि कब हमें राउंड वायर चाहिए होते हैं और कब हमें रेक्टेंगुलर वायर चाहिए होती है। तो पहले इब्तिदा में जब स्टार्ट लेते हैं तो मोस्टली हम राउंड वायर से लेते हैं कि हम पहले दांतों को अलाइन करें और इसके बाद जब हम दांतों को फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करना चाहें तो फिर उस सूरत में हमें जो है ये रेक्टेंगुलर वायर चाहिए होगी। ये फाइनल ईयर का या क्लिनिकल ऑर्थोडोंटिक्स का है, लिहाजा हम सिर्फ इसके मटेरियल प्रॉपर्टी को समझते हैं कि इस वायर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिसकी वजह से हम इसके वायर्स बनाते हैं और ना इस मेटल स्टेनलेस स्टील में से क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसके वायर्स बनाते हैं। तो उसके तरीका उसका ये है कि अगर आप देखें कि ये वायर हमारे पास जो है एक प्री शेप्ड में आते हैं। ये अपर के लिए वायर होते हैं और ये लोअर के लिए वायर होते हैं और जो ये प्रॉपर शेप है एक सिमिल्यूनर की तरह या एक लूप की तरह, इसको हम कैटेनरी फॉर्म कहते हैं। कैटेनरी फॉर्म ये बहुत ज़रूरी है।
अब आप इसको जितना भी आप इसको डीफॉर्म करेंगे, डी शेप करेंगे, इसको खींचेंगे, तो ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी लोड हो जाएगी और वो पोटेंशियल एनर्जी ट्राई करेगी कि मैं इस कैटेनरी शेप को रीगेन कर लूँ। अब आप ज़रा इसको एक तस्वीर के ज़रिए समझें कि लेट से हमारे पास एक मरीज़ आया है, ये इसके अपर टीथ है 6 5 4 3 2 1 पे 1 2 3 4, अब लेफ्ट और राइट के जो दिए दांत हैं अपर के, तो आप देखें कि एक जो है इनमें स्पेसिंग भी है और इनमें पोजीशन की भी है कि एक दांत जो है पैलेटल की तरफ है और कैनाइन जो है वो बहुत लीबियल है यहाँ पे। अब हमने इन दांतों को इस शेप में लाना है, तो तरीका क्या होगा कि हम इसको के साथ पहले ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ताकि वायर जो है वो इनकर कर जाए दांतों के साथ। तो जब हम इस फॉर्म का वायर एक ऐसी आर्च में डालेंगे जिसके दांत जो है वो अलाइन ना हो, आगे पीछे हो, उनमें स्पेसिंग हो, तो आप देखें कि तार जो है उसके मुताबिक अपनी कैटेनरी शेप को लूज कर देगा और वो शेप ले लेगा जो दांत उसको प्रोवाइड करेंगे। तो जब आपने अब आप देखें इस तार में अब स्ट्रेन आ गई है, इस तार में अब पोटेंशियल एनर्जी लोड हो गई है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब रिलीज होगी तो दांतों पे फोर्स पड़ेगा और दांत जो है तार ये कोशिश करेगा कि मैं इस कैटेनरी शेप में चला जाऊं, और चूंकि यहाँ पे आपने इसको दांतों के साथ टाई किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ बैंड्स एंड ब्रैकेट्स, तो दांत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन से एक तार उसको गाइड करके तार कोशिश ये करेगा कि मैं अपने कैटेनरी पोजीशन में जाऊंगा और इस दौरान जो है इस पोजीशन को गेन करने के दौरान दांत भी जो है अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो अगर आप लेट से आपने एक मरीज़ का ये पहला दिन है, आपने उसके दांतों में तार लगा दी है, तो अगर आप 6 महीने साल 8 महीने बाद आप देख लेंगे तो आपने इसके दांतों को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आप ले आए हैं, आपने इनको अलाइन कर दिया है। इसकी पीछे दो बुनियादी वजूहात हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और ये कैटेनरी शेप, प्री शेप जो है ये हम तारों को देते हैं, फिर हम उनमें दांतों को इंगेज करते हैं। तो अगर हम अपनी इस डिस्कशन को सम अप करें तो पोटेंशियल एनर्जी इन वायर विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द वायर एंड द टीथ विल बी पुल्ड बैक टू द नॉर्मल पोजीशन बाय वायर which will try to regain its pre-strained catenary position। आपने इसको ऐसे दालों में रहा तो इसमें स्ट्रेन आ गई, इसमें पोटेंशियल एनर्जी लोड हो गई है, तो प्री स्ट्रेन का मतलब ये कि ये फॉर्म ये गेन करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो वायर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के हवाले से है वो वायर के डायमीटर से है। जितना अब आप जाहिर है कि जब आप दांतों पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय द डायमीटर ऑफ द वायर। अगर आपने ये कैटेनरी शेप का वायर बड़े डायमीटर का डाल दिया है तो ये ज़्यादा फोर्सेस एक्सर्ट करेगा दांतों पे, और अगर आपने ऐसी वायर यही लेंथ यही है लेकिन डायमीटर इसका कम है तो ये कम फोर्स जो है, तो मैंने यहाँ नक्शे की डायग्राम से ये शो किया कि अगर लार्जर द डायमीटर हैवी विल बी द फोर्सेज। ये तीर का निशान जो है ये हमारे दांतों पे एक्सर्टिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम मोटे डायमीटर का वायर लेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्सेज देंगी, और अगर हम स्मॉल डायमीटर का पतली तार हम लेंगे तो हमें लाइट फोर्सेज मिलेंगी। लेकिन सिर्फ फोर्स के साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं। यहाँ पे जब अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहें तो वायर की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? तो वायर की सीक्वेंस होनी है कि आप पहले माइनर फोर्सेस लगाएंगे। माइनर फोर्सेस, तो माइनर फोर्सेस किससे लगती हैं? स्मॉल डायमीटर के वायर से। तो हमारा जो है ये D1 एक वायर है जिसकी ये डायमीटर है, D2 की डायमीटर उससे थोड़ी बढ़ रही है, D3 की उससे बढ़ रही है, D4 की उससे, और D5 की उससे बढ़ रही है। अगर हम देखें तो यहाँ नीचे मैंने फिर उसको D1 जो है वो लेस फोर्स एक्सर्ट करेगा एज कम्पेयर टू D2, और D2 लेस फोर्स एक्सर्ट करेगा एज कम्पेयर टू D3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे इस तस्वीर में ये समझने की कोशिश हमने की है कि दांतों पे चूंकि दांत इज़ अ लिविंग एंटिटी, वो अपने सॉकेट में जो है बोन के साथ डायरेक्ट नहीं है बल्कि इसके दांत और बोन के दरमियान जो है वो PDL है, इंटरडेंटल लिगामेंट है। तो जब हम फोर्स लगाएंगे, अगर आप ये लेट्स हैं कि आपने एक हैवी वायर इब्तिदा में यूज़ कर दी है लार्जर डायमीटर की, तो इतना फोर्स लगा देगा तो फोर्स जो है अब एक तरफ बोन और दूसरी तरफ टुथ, जब टुथ पे फोर्स लगेगी तो PDL जो है वो बिल्कुल स्ट्रेंगुलेट हो जाएगा, उसको ब्लड सप्लाई जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी हैवी फोर्सेस की वजह से। तो अगर हमारे इस PDL को नुकसान पहुंचा तो फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है और इस दांत का मुस्तकबिल ही ख़राब हो जाएगा, ये लूज़ हो जाएगा। तो हम
हमें लाइट फोर्सेस लगानी चाहिए ताकि फोर्स भी लगे और पीडीएल की जो है पेरिडोंटल लिगामेंट के स्टेटस भी कुछ ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई ना हो और उसकी स्ट्रेंगुलेशन ना हो। तो ये है कि लाइट फोर्सेस होनी चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि वो जब आपने लगाया है तो बस ये फोर्स अभी कंटिन्यूसली इसको मिल रही है। तो ये एक बुनियादी वो है कॉन्सेप्ट है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का। बाकी जो आप इसको फाइनल ईयर में जाके आप पढ़ेंगे तो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स आप उसके देख लेंगे। तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये स्टेनलेस स्टील के वायर होते हैं और ये मुंह में उनको जंग भी नहीं लगता और आप उसे दांतों को डिजायर्ड मूवमेंट दे सकते हैं। डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है दांतों की कि स्मॉलर द डायमीटर माइनर विल बी द फोर्सेस exerted upon the teeth. Larger the diameter of the wire, heavy forces will be exerted upon the teeth. Remember कि heavy forces are always detrimental to the periodontal ligament of a tooth. So one should start with a minimal force exerting wires कि जिनकी diameter छोटी हो, कम हो. Thank you so much.